हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज का संडे बहुत ही मजेदार जा रहा होगा। मौसम बहुत सुहाना है, दिल्ली बहुत अच्छी लग रही है। तो आज हम जा रहे हैं हमारी मास्टर सीरीज की डेमो क्लास डिस्कस करने। डेमो क्लास आपको पता है, जो डेमो क्लास में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारी मास्टर सीरीज हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम कल पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन ही दूंगी आज। तो आज हम मास्टर सीरीज की डेमो क्लास डिस्कस करने से पहले जानेंगे कि आपको सोशल स्टडी कौन पढ़ाने वाला है। तो आपकी सोशल स्टडी की टीचर कोई और नहीं, मैं हूं महिमा। ठीक है, तो महिमा मैम यानी कि मैं आपको पढ़ाऊंगी सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक विज्ञान। मेरी क्वालिफिकेशन क्या है आपके स्क्रीन पे मेंशन है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से। वैसे मैं हूँ कॉमर्स स्ट्रीम से। मैंने बीकॉम किया है, मैंने एमकॉम किया है और उसके सिवा मैंने टीचिंग में डिप्लोमा कर रखा है। मैंने टीचिंग में डिग्री की हुई है। मैंने इसके सिवा सीटेड किया हुआ है, 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है। मैंने एचटेड भी क्वालिफाई किया हुआ है और मैंने यूपीटेड भी क्वालिफाई किया हुआ है। ये है मेरी क्वालिफिकेशन। और इस क्वालिफिकेशन के सिवा मैं एक स्कूल में पढ़ाती भी हूँ। मैं एक टीचर हूँ बेटा, और प्रोफेशनली मैं लास्ट 8 ईयर से पढ़ा रही हूँ। इसके सिवा मैं मुझे पढ़ाते हुए बच्चों को 11 ईयर हो गए, तो बच्चों के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो लास्ट 11 ईयर से है। बट प्रोफेशनली एज अ टीचर जो मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, उसको पढ़ाते हुए मुझे लास्ट 8 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले रिवाइज सिलेबस ऑफ 2021 यानी कि 2020 से 21 का जो रिवाइज सिलेबस आ चुका है, आपको गवर्नमेंट ने सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है। वो सिलेबस क्या है, सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। तो रिवाइज सिलेबस ऑफ 2021 इसका मतलब ये है कि जो आपका 21 का फाइनल एग्जामिनेशन होगा वो इसी सिलेबस पर बेस्ड होगा। और ये सीबीएसई का सिलेबस है, इसलिए सभी दिल्ली के स्कूल्स में एलिजिबल है। सभी दिल्ली के स्कूल्स में यही सिलेबस फॉलो होगा। ठीक है, और ये सिलेबस जो है ये आपके फाइनल एग्जाम के पर्पस से है, मतलब पूरे साल का सिलेबस है ये। और इसमें कुछ चैप्टर्स आपके रिड्यूस में, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके उसके कुछ पार्ट्स हटा दिए गए। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके कुछ पार्ट्स हटाए गए हैं, कुछ चैप्टर पूरे पूरे हैं, कुछ पूरा ही काट दिया गया है। तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास में जो है वो हमारे 3 चैप्टर हैं, और बाकी हमारे इतिहास में एक्चुअल में जो हमारी न्यू शेड्यूल बुक आई हुई है उसमें 5 चैप्टर हैं। ठीक है, पुरानी बुक्स में बच्चों के 7-8 चैप्टर हैं, बट वो नहीं, आपको न्यू शेड्यूल फॉलो करना है। तो न्यू शेड्यूल में आपकी जो बुक है उसमें कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 5 चैप्टर्स हैं। तो 5 में हमारे एग्जाम के लिए कितने सेलेक्ट हुए, ओनली 3। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो कट चुके हैं। जो आपकी स्क्रीन पे 3 चैप्टर मेंशन किए गए, सिर्फ यही 3 चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में हिस्ट्री में आएंगे। इसके सिवा कोई भी चैप्टर हिस्ट्री में नहीं आएगा। द फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला चैप्टर। सेकेंड आएगा हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। एंड थर्ड वन इज नाजनिज्म। सिर्फ ये 3 चैप्टर ही आपकी हिस्ट्री में आने वाले हैं। इसके सिवा जितने भी चैप्टर आपकी बुक में हैं, आप बुक उठाइए, बुक का इंडेक्स खोलिए और वहां से काट दीजिए। इस साल आपके सिर्फ ये 3 चैप्टर ही फाइनल एग्जामिनेशन में आएंगे सब्जेक्ट हिस्ट्री में। नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं हमारा सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें आ रहे हैं ओनली 4 चैप्टर्स। ओनली 4 चैप्टर्स, सिर्फ 4 चैप्टर आएंगे। वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का एक टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका वाला जो टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, वो टॉपिक हटा दिया गया है। तो जब मैं आपको सिलेबस करवाऊंगी, जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी, तो वो टॉपिक में बिल्कुल आपको मैं कटवा दूंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, डेमोक्रेसी तो पूरा चैप्टर आएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो है वो उसमें 5 टॉपिक है, पर उसमें से सिर्फ 3 टॉपिक आ रहे हैं, सॉरी 4 टॉपिक आ रहे हैं। एक टॉपिक आपका कट गया है। कौन सा कट गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दे रखा है वो एक टॉपिक कट चुका है। ठीक है, तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन बाकी चैप्टर आएगा। इसके सिवा है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये आपके 4 चैप्टर हैं सिविक्स के, यानी आपके पोल साइंस के, पॉलिटिकल साइंस के जो आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपके आने वाले हैं 5 चैप्टर्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इज इंडिया, सेकेंड वन इज फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया,
थर्ड वन इज क्लाइमेट एंड फोर्थ वन इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो शुरू में 4 चैप्टर मैंने बताया ये आपके पूरे चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। जो 4 चैप्टर हैं, इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये 4 चैप्टर जो है ये पूरे चैप्टर्स आएंगे आपके। लेकिन जो 5वां चैप्टर है आपका ड्रेनेज, ये नहीं आएगा एग्जाम में। ये जो 5वां चैप्टर है ड्रेनेज, ये नहीं आएगा। आप ब्रैकेट में देखिए मैंने लिखा हुआ है ना, ओनली मैप वर्क। लेकिन इस चैप्टर का जो मैप वर्क है वो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ज्योग्राफी में आएंगे ओनली 4 चैप्टर्स, लेकिन ड्रेनेज का मैप वर्क एग्जाम में कंसिडर किया जाएगा। ड्रेनेज का सिर्फ मैप वर्क आएगा और बाकी चैप्टर्स पूरे आएंगे 4। ओनली 4 चैप्टर्स आएंगे, इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और ड्रेनेज का ओनली मैप वर्क। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस। अब हम बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में हमारे 3 चैप्टर आ रहे हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है, पीपल एज रिसोर्स एंड पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये 3 चैप्टर, ओनली 3, यानी कि मात्र 3 चैप्टर ही आपके एग्जाम में आएंगे इकोनॉमिक्स में। तो ये था हमारा सिलेबस 2021 शेड्यूल आपका, जो इस साल इस सेशन का 2021 सेशन है, इस सेशन का आपका ये सिलेबस है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। और इस बार फाइनल एग्जाम में आपका यही सिलेबस आएगा। आपका सिलेबस काफी कम कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना। आपको पता है कोरोना के चलते आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं ठीक से, आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है ठीक से, इसलिए गवर्नमेंट ने आपका सिलेबस इस साल के लिए कम कर दिया है। नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे उनका सिलेबस वापस हो सकता है पहले की तरह हो जाए, ठीक है, कुछ चैप्टर्स वापस से बढ़ा दी जाए, पर इस साल के लिए यही सिलेबस आपके फाइनल एग्जाम के लिए कंसिडर किया जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा लोकतंत्र। हिस्ट्री का हमने टॉपिक लिया है लोकतंत्र। आपका बुक में चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र या लोकतंत्र ही क्यों, ठीक है। तो आज हम सिर्फ इसका इंट्रो पढ़ने वाले हैं, डिटेल में हम चैप्टर कल पढ़ेंगे क्योंकि कल है मंडे और कल 9th की है मास्टर सीरीज। तो मास्टर सीरीज में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का इंट्रोडक्शन। लोकतंत्र क्या है, ठीक है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं तथा चुने हुए शासक लोगों के लिए कार्य करते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दे रखे, ये है सिर्फ डेफिनेशन, पर डेफिनेशन के साथ आपको समझना है लोकतंत्र क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, ठीक है। लोकतंत्र की का मतलब क्या होता है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो लोगों का तंत्र यानी लोगों का शासन, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया, लोगों का शासन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई लोकतंत्र जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले लोकतंत्र नहीं था, बाद में लोकतंत्र आया, लेकिन लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ी ही क्यों, आखिर क्यों जरूरत पड़ गई हमें लोकतंत्र की। पहले लोकतंत्र नहीं था तो क्या लोग सेटिस्फाई नहीं थे, नहीं, लोग सेटिस्फाई नहीं थे, इसीलिए लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ गई। लोकतंत्र है क्या, देखो पहले मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें बहुत अच्छा समझ में आएगा। पहले क्या होता था, जैसे एक समाज है, उस समाज में कई तरह के लोग रहते थे, अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, अलग अलग रंगों के लोग रहते थे। रंग मतलब कोई गोरा कोई काला, ठीक है। तो इस तरीके से तो अलग अलग जाति धर्म रंग के लोग रहते थे, उनकी नॉलेज अलग होती थी, हर इंसान की नॉलेज अलग होती है, हर इंसान का टैलेंट अलग होता है। पर पहले नियम ये होता था कि एक इंसान राजा बन जाता था, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती थी और पावर होती थी, ठीक है। और फिर जो राजा का बेटा होता था उसी को राइट होता था दोबारा से राजा बनने का। तो जो राजा होता था उसका बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था। तो होता क्या था कि हो सकता है कि जो राजा का बेटा हो वो कैपेबल ही ना हो सकता है जो राजा का बेटा हो उस वो इतना बुद्धिमान हो ही ना, उसके पास इतनी बुद्धि हो ही ना कि वो देश को चला सके, लेकिन फिर भी राजा कौन बनेगा, वही बनेगा। और हो सकता है हमारी जनता में कुछ लोग बहुत बुद्धिमान हो, उनके पास बहुत बुद्धि हो, ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट हो, पर वो क्या कर सकते हैं, मतलब राजा का बेटा अगर बेवकूफ भी है तो वही राजा बनेगा, ठीक है। और जो जनता है वो कितनी भी समझदार या इंटेलिजेंट है उनको राजा की बात माननी पड़ेगी। तो क्या होता था, कई बार जनता के साथ अत्याचार होते थे, कई बार होता था कि जनता के साथ बहुत सारे अन्याय होते थे, ठीक है। और उनके साथ न्याय कौन करेगा, राजा करेगा। अब राजा कौन है, कैपेबल ही नहीं है, राजा जो बना है वो कैपेबल ही नहीं है, उसके अंदर क्षमता ही नहीं है देश को चलाने की, पर फिर भी वो राजा है तो जनता को उनकी बात माननी है। तो इस तरह की समस्याएं होने लगी, लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इन परेशानियों से निपटने के लिए, इन समस्याओं से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, एक निर्णय लिया,
और तब लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न हुई लोकतंत्र की। ठीक है, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में और राजा में क्या फर्क होता है वो हम जान लेते हैं। हमारे लोकतंत्र में ये होता है, हमारी जो जनता होती है यानी हमारा जो समाज होता है, हमारी जो दुनिया होती है, हमारा जो समाज होता है, इस समाज में सभी लोग लोकतंत्र में बराबर होते हैं। कोई राजा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। जो अमीर है, जो गरीब है, जो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी तरह का इंसान है, सब कैसे हैं, एक जैसे हैं, सबको एक जैसा अधिकार मिलेगा। ठीक है, यानी कि सब एक समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए, क्या सब अपने लिए खुद के फैसले ले सकते हैं? नहीं। सब अपने लिए खुद के लिए फैसले ले सकते हैं, पर सभी मिलकर देश के लिए फैसले नहीं ले सकते। अगर हम बोले कि हम सब मिलकर देश चला लेंगे, क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सभी लोग मिलकर देश को नहीं चला सकते, लेकिन हाँ, सभी के सहयोग से देश को चलाया जा सकता है। ठीक है, हम सभी इंडिविजुअली देश को नहीं चला सकते, लेकिन हम सब मिलकर अपने एक सहयोग से, एक तरीके से, ठीक है, एक प्रोसेस को फॉलो करके हम देश को चला सकते हैं। तो वही प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है उसी को लोकतंत्र बोलते हैं। कैसे? जैसे हम सभी जनता में लोग हैं, हम सभी में से सब, हर कोई तो राजा नहीं बनना चाहता ना, हर कोई तो नेता नहीं बनना चाहता। तो क्या करते हैं हम सभी लोगों में से जितने भी लोग हैं, उसमें से जो इंसान इंटरेस्टेड होता है, जो उम्मीदवार इंटरेस्टेड होता है नेता बनने के लिए, हमारी जनता के लिए कार्य करने के लिए, वो क्या करेगा? एक फॉर्म भरेगा और वो क्या करेगा? प्रतिनिधि बन जाएगा। ठीक है, मतलब वोटिंग के लिए वो खड़ा हो जाएगा कि मुझे वोट लड़ना है, मुझे इन फ्यूचर नेता बनना है। अब 10 लोग, 20 लोग, 15 लोग जो इंटरेस्टेड है नेता बनने के लिए, वो खड़े होंगे। जनता क्या करेगी? जज करेगी उन 10, 15, 20 लोगों को, देखेगी कि उनमें से कौन सा इंसान उनके लिए सही काम कर सकता है। ठीक है, और उनको वोट करेगी, सबको वोटिंग की जाएगी। वोटिंग में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वो कौन बन जाएगा? वो विनर हो जाएगा, यानी कि वो जीत जाएगा। वो कौन बन गया? हमारा नेता बन गया। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो आपका राजा बन गया। और फिर वो क्या करेगा? आपके लिए फैसले लेगा, आपके लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो इसलिए अब इसमें क्या होता है लोकतंत्र में लोकतंत्र कैसे इसमें आ गया? अब लोकतंत्र ऐसे आया कि जो इंसान हमारे लिए कार्य कर रहा है, यानी जो हमारा नेता बना है, जो हमारा प्रतिनिधि है, जो हमारा उम्मीदवार है, वो कौन है? हम ही, हमारी ही जनता में से कोई एक है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत पैसे वाला है सिर्फ उसी को अधिकार प्राप्त है, वही नेता बन सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, है ना? कोई भी बन सकता है, फिर चाहे वो कितना भी अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, किसी भी प्रदेश का हो। यानी कि सबको एक जैसे अधिकार है ना। पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, अभी तो ऐसा नहीं है ना, कोई भी खड़ा हो सकता है उम्मीदवार बनने के लिए। ठीक है, तो जिसके अंदर, जो उम्मीदवार की कुछ एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि कुछ क्षमताएं होती है, अगर वो उनके अंदर है, एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबल है, तो वो क्या करेगा? वो उम्मीदवार बनकर उभरेगा। और जनता, जो हमारी जनता है, वो क्या करेगी? वो सभी उम्मीदवारों में से किसी एक को सिलेक्ट करेगी, सबसे ज्यादा वोट देके। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो विनर होगा और वो हमारे लिए कार्य करेगा। तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का तंत्र, यानी कि जो हमारा नेता होगा वो कौन होगा? वो हम ही में से कोई एक होगा, हम में से ही कोई एक होगा। यानी कि जो नेता होगा वो हम में से ही कोई एक होगा। और काम किसके लिए करेगा? हमारे लिए काम करेगा। उसे चुनेगा कौन? हम ही चुनेंगे। और अगर वो अपना काम सही से नहीं करेगा तो उसको हटाएगा कौन? हम ही हटाएंगे। अगले इलेक्शन में हम क्या करते हैं? हमारा जो भी मिनिस्टर होता है सही काम नहीं करता तो हम क्या करते हैं? अगले इलेक्शन में उसको हटा देते हैं, किसी दूसरे को जिता देते हैं। है कि नहीं है? तो ये अधिकार किसको प्राप्त है? हम। इसीलिए कहते हैं लोकतंत्र, यानी लोगों का तंत्र। लोग अपना जो राजा होता है वो स्वयं चुनते हैं, वोटिंग के द्वारा चुनते हैं। और जो उनके लिए कार्य करता है, और यदि वो कार्य ठीक से नहीं करता तो उसको हटा के किसी और को चुन लेते हैं। तो ये होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों, यानी कि जो राजा है, यानी कि जो नेता है, शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी कि हम करते हैं। लोग मतलब वही जनता करती है। तथा चुने हुए शासक लोगों के लिए ही कार्य करते हैं, और चुने हुए शासक हमारे लिए ही काम करते हैं। हमारे में से ही चुने जाते हैं और हमारे लिए ही काम करते हैं और हम ही उनको चुनते हैं। इसीलिए लोकतंत्र की तीन जो मेन बातें होती हैं, क्या बोलते हैं उसको? कहते हैं कि हमारे में से ही चुनाव होता है, हमारे लिए चुनाव होता है और हम ही चुनते हैं। ठीक है, हम ही चुनते हैं,
हमारे लिए ही कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं लोकतंत्र की विशेषताएं? इसमें जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने की स्वतंत्रता होती है। यानी कि अगर आप वोट डालने गए हो तो वहां पर आपने देखा कि उम्मीदवार बेशक 50 उम्मीदवार है, पर कोई आपको जबरदस्ती ये तो नहीं कह सकता कि आप इसी को वोट डालो। नहीं, आपका वोट राइट है, आप अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हो। जो आपको पसंद है उनमें से किसी एक को वोट आप दे सकते हो। तो यानी कि वो आपको क्या है, अपना प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता है, यानी कि अधिकार है आपको। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप अपनी इच्छा से किसी को भी चुन सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, जिसको आप चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र में सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना होता है। लोकतंत्र में जनता जब आपने देखा है जो हमारे उम्मीदवार होते हैं प्रतिनिधि बनने के लिए खड़े होते हैं, तो क्या होता है, आपने देखा है नेता लोग हमारे बोलते हैं कि आपके यहाँ पानी की समस्याओं को हम हल कर देंगे, आपकी बिजली की समस्याओं को हम हल कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। और इलेक्शन के बाद अगर वो हमारे काम नहीं करते हैं तो क्या होता है? आपने देखा न्यूज डिबेट आप देखते हैं ना, तो उसमें जनता सवाल पूछती है कि सर आपने जीतने से पहले ये वादे किए थे, ये वादे क्यों नहीं पूरे किए, ये वादे कहाँ हैं? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र में सरकार है वो जनता के सवालों का उनको जवाब देना पड़ता है। यानी कि उनको जिस काम का उन्होंने वादा किया कि हम आपके लिए करेंगे, उनको वो काम करने पड़ते हैं। आगे देखते हैं, लोकतंत्र में किसी धर्म, जाति, रंग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यानी लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें इंसानों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी मनुष्य में, किसी भी प्राणी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी लिंग का हो, यानी महिला हो या पुरुष हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, सब एक समान माने जाएंगे, सबको एक जैसे अधिकार प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि तुम अमीर हो तो तुम्हें ज्यादा अधिकार प्राप्त है, तुम इस धर्म के हो तो तुम्हें ज्यादा अधिकार, ऐसा नहीं है, सबको एक जैसे अधिकार प्राप्त है। ठीक है, न्याय सबके लिए एक समान होगा। उसके बाद है, लोकतंत्र में सभी वर्गों जैसे अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति वालों को उचित अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि लोकतंत्र में जितने भी वर्ग होते हैं, बहुत सारे तरह के वर्ग होते हैं, सभी वर्गों को अधिकार प्राप्त होते हैं। कुछ अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं जिनकी संख्या कम, नाम से ही पता चल रहा है, अल्प मीन्स होता है कम, संख्या मतलब होता है नंबर्स, यानी अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम हो। ठीक है, तो पूरे देश में जिनकी संख्या सबसे कम होती है, जिस कैटेगरी की संख्या सबसे कम होती है, उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। और अनुसूचित जाति मतलब जो लोग पीछे रह जाते हैं। ठीक है, ऐसे जाति के लोग जो लोग पीछे रह गए हैं, तो उनको भी आगे लाना, अपने बराबर लाने के लिए उनको एक कुछ अलग से भी अधिकार दिए जाते हैं, ताकि उनकी हेल्प करके उनको और बेटर किया जा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अगर उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो जनता के पास दूसरे का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि लोकतंत्र में जो हमने प्रतिनिधि चुना है, जो हमने नेता चुना है, वो हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है, यानी हमारे लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगले इलेक्शन में उसको हटा देते हैं और किसी और को चुन लेते हैं। समझ गए ना आप? यानी कि जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता, यानी कि हमारी जो उम्मीदें हैं, हमने जो उनको काम करने के लिए बोला है, अगर वो नहीं कर पाए तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अधिकार है कि हम अगले इलेक्शन में किसी दूसरे का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद है, एक व्यक्ति एक वोट। एक व्यक्ति एक वोट का मतलब होता है एक इंसान को एक वोट डालने का ही अधिकार होता है। मतलब एक इंसान इलेक्शन में 2 वोट नहीं डाल सकता, सिर्फ एक वोट डाल सकता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार होता है, और सबका जो वोट होता है वो बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि ये इस धर्म का है, या इस जाति का है, या इस रंग का है, या इस लिंग का है, तो इसका जो वोट है ये मतलब मैटर नहीं करता, उसका ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका एक मनुष्य, उसका एक वोट, और उसकी इक्वल राइट, यानी कि सबका इक्वल राइट होता है, एक वोट एक राइट। आगे देखो, कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज मतलब होता है इसमें एक कानून बनाया जाता है, उस कानून के बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर देश चलाया जाता है। ठीक है, और सबको उन नियमों के आधार पे एक जैसे अधिकार दिए जाते हैं, और सबके अधिकारों का आदर किया जाता है। यदि उसमें से किसी भी एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो कानून जो है उसके साथ न्याय करता है। तो कानून का राज होता है यहाँ पे,
किसी भी जनता या किसी भी मनुष्य का राज नहीं होता है। किसका राज होता है? कानून का। कानून बनाया जाता है, नियम बनाए जाते हैं और वो नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। जैसे क्लासरूम में डिसिप्लिन का जो टीचर नियम बनाती है वो क्या होता है? पूरी क्लास के लिए सेम है। ऐसा तो नहीं है कि जो मॉनिटर है उसको अलग से राइट मिला हुआ कि भैया तू शोर मचा सकता है क्लास में, बाकी कोई बच्चा नहीं मचा सकता। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबको अधिकार है एक जैसा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो कानून है उसके कुछ नियम बनाए गए और उस नियम के अनुसार जितने भी देश के लोग हैं सबको एक जैसा अधिकार मिलता है और वो नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। तो कानून का राज होता है और अधिकारों का आदर किया जाता है। किसी के भी अधिकारों का हनन होता है तो उसको अधिकार है कि वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। थैंक यू सो मच बच्चों आज की वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को देखना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। कम से कम हर एक बच्चे को एक वीडियो को 5 लोगों को शेयर करना है मिनिमम। ठीक है, सभी बच्चों को क्या करना है? कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर करना है और उसको बोलना है कि वो भी सब्सक्राइब कर ले और हमारी मास्टर सीरीज को ज्वाइन करें। देखो बच्चों, ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये आपके लिए बनाई जा रही है, आपके फायदे के लिए बनाई जा रही है और आपको पढ़ाने के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो आपके लिए अगर ये वीडियो बनाई गई, आप लोग इसे देखेंगे तभी आपको फायदा होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हमें लगेगा कि हमारे बच्चे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हम अगली वीडियोस भी बनाएंगे। अगर आप हमारी वीडियोस को नहीं देखेंगे, पसंद नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर हम किसको पढ़ाएंगे? तो हम टीचर तो तभी क्लास में पढ़ा सकता है ना बेटा, जब बच्चे क्लास में बैठे हों और उनका अटेंशन हो टीचर की बातों पे। अगर क्लास में बच्चे हो ही ना तो टीचर किसको पढ़ाएगा? खुद को तो नहीं पढ़ा सकता, टीचर तो खुद ही पहले से पढ़ा हुआ है ना। तो जो क्लास में टीचर है वो किसको पढ़ा सकता है? सिर्फ बच्चों को पढ़ा सकता है। तो बच्चों को क्लास में टीचर तब पढ़ाएगा जब बच्चे क्लास में प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से हम चैनल पे किसको पढ़ाएंगे? आपको पढ़ाएंगे और तब पढ़ाएंगे जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे। तो इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखें, हमारी वीडियो को देखें, पढ़ें, ताकि हम और वीडियोस बना सके, आपसे मोटिवेट हो सके और हमें लगे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी वीडियो को पसंद करें तो हम अगला टॉपिक पढ़ाएं। अगर हमारे बच्चे हमसे पढ़ेंगे ही नहीं, हमारी वीडियोस को देखेंगे ही, तो हम किसके लिए बनाएंगे अगला टॉपिक? है ना। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वायरी हो, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकता है या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है, मुदिता IAS वॉरियर्स। ठीक है, वहां पे एक डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप उसके डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैनल पे जाएंगे जब टेलीग्राम पे, वहां पे डिस्कशन वर्ड लिखा होगा, जैसे ही आप डिस्कशन वर्ड क्लिक करेंगे आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उस ग्रुप में क्या होगा? सारे 9th और 10th के बच्चे होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, आप अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल, कोई भी डाउट है वो भी पूछ सकते हैं, उसके जवाब भी वहां पे आपको दिए जाएंगे। और अगर आपके किसी फ्रेंड ने उस ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसका जवाब आपको आता है, तो आप भी उसका जवाब वहां पर दे सकते हो। ठीक है, तो कल से हमारी मास्टर सीरीज शुरू होने वाली है। ये थी मास्टर सीरीज की डेमो क्लास। कल होगी आपकी 9th क्लास की सोशल स्टडी की क्लास और इसके सिवा आपको प्रोवाइड की जाएगी सभी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट क्लास 9th एंड 10th की, जो कि हमेशा से प्रोवाइड की जा रही है। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो अभी भी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।